In this lecture, we are going to discuss about the chapter number 5 numerical problems. सबसे पहले बात करेंगे numerical number 1 पे. A force of 20 Newton acting at an angle of 60 degree to the horizontal. हमें दो चीजें यहां पर given है. सबसे पहले force और angle is used to pull a box through a distance of 3 meters across the floor. How much work is done? यानी एक हमारे पास एक बॉक्स है. लेट्स से दिस इज द बॉक्स. हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं. और वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है जी? 60 डिग्री. और उस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3 मीटर. हमने क्या करना है? वर्क डन को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले लिखते हैं गिवन. हमें क्या चीज बताई जा रही है? सो गिवन डेटा में सबसे पहले यही तीन चीजें हम लिखेंगे. सबसे पहले फोर्स हमें बताई जा रही है 20 न्यूटन्स. उसके बाद हमें एंगल बता दिया गया, एंगल 60 डिग्री. और कितना डिस्टेंस कवर होता है? डिस्टेंस वो हमें बताया गया है, उसको हम एस कह लेते हैं, दैट इज 3 मीटर्स. और फाइंड आउट क्या करना है उसके लिए मैं हेडिंग बना लेता हूं, रिक्वायर्ड. तो रिक्वायर्ड में हम क्या चीज लिखेंगे? सिंपली हम मेंशन करेंगे वर्क डन. वी हैव टू फाइंड वर्क, W. अब सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला ही हमने यूज करना है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में. मूव टू कैलकुलेशंस. बहुत इजी क्वेश्चन है. सो कैलकुलेशंस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन का. एज वी नो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस कॉज ऑफ थीटा. इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें. फोर्स कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? हमें 20. डिस्टेंस कितना है? 3. और उसके अलावा मल्टीप्लाई होगा कॉज ऑफ 60 डिग्री. 20 इंटू 3 बनेगा आपके पास 60. और कॉज ऑफ 60 कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा 0.5. 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 30 आपका रिजल्ट आ जाएगा. चाहे न्यूटन मीटर लिख लें, चाहे आप जूल्स या जाउल जैसे लोग बोलते हैं इसे, आप वो लिख लें. सो दिस विल बी द वर्क डन 30 जूल्स. एंड पे हम लिख देंगे रिजल्ट. सो क्या रिजल्ट निकला हमारा? सो रिक्वायर्ड वर्क इज 30 जाउल या 30 जूल्स वी कैन से. तो सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर हमें फोर्स भी गिवन थी, डिस्टेंस भी गिवन था, एंगल भी गिवन था. हमने फॉर्मूला यूज किया एफ एस कॉस थीटा और इजीली वर्क डन को फाइंड आउट कर लिया. दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 1. न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं. अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स. डिस्टेंस कितना गिवन है? 5 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. हमें फोर्स भी गिवन है. इफ द वर्क डन कितना है? 20 जूल्स. देन फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल होगा, यानी हमें थीटा फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम डाटा कॉपी करते हैं. सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा. हमें क्या चीज बताई जा रही है? तो गिवन में सबसे पहले हम लिखेंगे, जो फर्स्ट लाइन में मेंशन है, डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए हम एस यूज करेंगे सिंबल. और डिस्टेंस हमें गिवन है 5 मीटर्स. सेकेंड लाइन में हमें फोर्स गिवन है और फोर्स हमें बता दी गई है 8 न्यूटन्स. और हमें कहा जाता है तीसरी लाइन में वर्क डन की वैल्यू भी गिवन है, वर्क W, और वो हमें बता दिया गया 20 जूल्स. और मुझे फाइंड आउट करना है एंगल. तो उसके लिए मैं कौन सी हेडिंग बनाऊंगा? रिक्वायर्ड. तो रिक्वायर्ड के अंदर सिर्फ हम एक वर्ड लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड द एंगल, यानी के थीटा. इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था, न्यूमेरिकल 1 में. तो सबसे पहले चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ. मैंने हेडिंग बनाई कैलकुलेशंस
और यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम न्यूमेरिकल 1 वाला, कि W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉज ऑफ थीटा। W हमें गिवन है 20, फोर्स हमें गिवन है 8, डिस्टेंस हमें गिवन है 5 और कॉज ऑफ थीटा एज इट इज, क्योंकि थीटा निकालना है। सो दिस इज 20 एज इट इज, 8 5s आर 40 कॉज ऑफ थीटा। अब 40 को इस तरफ लाके डिवाइड करवा दें तो 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। तो यहां से कॉज ऑफ थीटा निकल आया 20/40 का मतलब होगा 0.5 और यहां से थीटा फाइंड आउट करना है तो कॉज उधर जाके बनेगा कॉज इनवर्स 0.5। तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर यूज करें, कॉज इनवर्स लें 0.5 का, शिफ्ट के बाद कॉज का बटन दबाएं कैलकुलेटर पे, कॉज इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। फिर 0.5 लिखें तो आपको डिग्री में आंसर मिलेगा 60 डिग्री। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कॉज 60 0.5 होता है, तो उसका ऑपोजिट कॉज इनवर्स 0.5 क्या होगा, 60 डिग्री। यही मैं एंड पे क्या लिख दूंगा, रिजल्ट। सो वी कैन से क्या मेरा आंसर निकला जी, सो रिक्वायर्ड एंगल इज 60 डिग्री। ये वो एंगल है जो फोर्स किसके साथ बना रही है, डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ भी हम कह सकते हैं। तो सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया एफ एस कॉस थीटा, वहां से इजीली हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो क्या निकली 60 डिग्री। दिस इज टोटली अबाउट सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 3। An engine raises 100 kilogram of water through a height of 80 मीटर। एक इंजन है जो पानी 100 किलोग्राम है उसको 80 मीटर हाइट पे लेके जाता है इन 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड में। व्हाट विल बी द पावर, हमें पावर को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, हमें क्या चीज बताई जा रही है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहले लिखेंगे मैस ऑफ वाटर, कितना पानी है जी, 100 किलोग्राम मीन्स 100 kg। उसके बाद हमें हाइट भी बता दी गई है, कितनी हाइट तक लेके जाया जाता है 80 मीटर, और कितनी देर में 80, इसको 80 लिख लेते हैं, 80 मीटर्स, और टाइम कितना लगता है 25 सेकेंड्स। सो टाइम इज 25 सेकेंड्स। अब फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने पावर को फाइंड आउट करना है। सो दिस इज रिक्वायर्ड, जिसके अंदर हम एक लिखेंगे वर्ड पावर, और पावर को सिंबॉलिकली हम शो करते हैं P के साथ। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। कैलकुलेशंस में मैं हेडिंग दूंगा ऑब्वियसली कैलकुलेशंस, और पावर का फॉर्मूला सोचते हैं। और पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर वर्क तो नहीं गिवन, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें यह कहा गया कि एक इंजन है जो पानी को लिफ्ट करता है 80 मीटर हाइट पे। इसका मतलब है कि एक इंजन जब पानी को हाइट पे लेके जा रहा है, तो जब भी कोई मशीन किसी भी चीज पे हाइट पे लेके जाए किसी भी चीज को, तो हाइट पे जाते हुए कितना वर्क करना पड़ता है, जितना उसके अंदर क्या स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन ड्यू टू हाइट, इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस W की जगह मैं पोटेंशियल एनर्जी यानी E के साथ में P का वर्ड लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं mgh होगा इस कैटेगरी में, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू हाइट ओवर T। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। मास कितना है जी 100, उसके बाद G है, G की वैल्यू आप जानते हैं 10, हाइट कितनी है 80, और टाइम कितना हमें गिवन था 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 25 है, 25 4s आर 100 होगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 10s आर 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें 3200 आपका आंसर आ जाएगा। सो वी कैन से 3200 वॉट, ये जाउल पर सेकंड भी कह सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर, और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट के अंदाज में। सो वी कैन से सो रिक्वायर्ड पावर इज
कितनी पावर हमारे पास निकली? 3200 वॉट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने पावर का फॉर्मूला यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर और उसमें वर्क डन की जगह मैंने पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh पुट कर दिया क्योंकि पानी को हाइट पे लेके जाया जा रहा था। फिर मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंपली हमने पावर की वैल्यू 3200 वॉट फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। न्यूमेरिकल 5.4 की बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ मैस 20 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मैस 20 kg है, इज एट रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाती है एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड तक ऐसा किया जाता है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, मतलब 5 सेकेंड के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं डेटा। गिवन में मैं मेंशन करूंगा कि हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। हमें सबसे पहले बता दिया गया मैस, तो यहां पर हम लिख देते हैं मैस दैट इज इक्वल टू 20 kg। उसके बाद हमें फोर्स भी बताई गई है, फोर्स हमें बताई जा रही है 40 न्यूटन एंड टाइम भी बताया गया है। टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड तक ये फोर्स अप्लाई की गई है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि स्टार्ट में क्या है, बॉडी रेस्ट में है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, इसको VI लिख लें। अब क्यों लिख रहे हैं हम इनिशियल वेलोसिटी की, क्या जरूरत पेश आई है? क्योंकि हमें 5 सेकेंड्स के बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी, वो वेलोसिटी निकलेगी तो ही काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकेंगे। अब ये काम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड हम यहां पर मेंशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी जो हमें फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को सिंबॉलिकली हम E के साथ क्या लिख देंगे? K। ये हमें फाइंड आउट करनी है। सो मूव करते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। हेडिंग बना लेते हैं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस में मैंने आपको बोला कि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले आफ्टर 5 सेकेंड्स वेलोसिटी चाहिए होगी और वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगा। क्यों करूंगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। फोर्स कितनी है? 40, मैस कितना है? 20, a मुझे फाइंड आउट करना है, तो 20 को इस तरफ लाके डिवाइड करवा दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। सो नाउ वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, हमें 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लेट्स से वो वेलोसिटी को मैं VF कह लेता हूं, तो यूज करें जी आप फॉर्मूला VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। VI कितना है हमारे पास? 0। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया 2 और टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड्स, तो 2 5 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकल आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इजीली हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकेंगे। सो वी कैन से नाउ हम फॉर्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, और यहां पर v की जगह मैं लिख दूंगा VF क्योंकि हमें 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो 1/2 मैस हमें कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 20। फाइनल वेलोसिटी मैंने अभी निकाली वो 10 है, तो सिंपल आप ये काम करें 2 10s are 20 हो जाएगा। तो ये 10 है और साथ जो 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये बन जाएगा 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका रिजल्ट आ जाएगा 1000। तो इसका मतलब ये बना कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1000 जूल्स। सो यही हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो लास्ट पे रिजल्ट हम मेंशन करेंगे। सो हेडिंग बनाते हैं रिजल्ट की, तो उसमें हम लिख देंगे कि सो रिक्वायर्ड, क्या चीज हमने फाइंड आउट की है?
काइनेटिक एनर्जी, सो रिक्वायर्ड एनर्जी इज कितनी निकल आई? 1000 जूल्स। दिस इज द आंसर। मतलब हम लोगों ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। उसकी रीजन थी हमें 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया और उसके बाद हमने वही वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। A ball of mass 160 grams is thrown vertically upward. The ball reaches the height of 20 meter. 20 मीटर हाइट तक वो बॉल गई है। Find the potential energy gained by the ball at this height. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। हमें क्या चीज बताई जा रही है, सबसे पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले है जी मैस। सो मैस हमें कितना बताया गया है? 160 ग्राम। इसको 1000 पे डिवाइड करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा किलोग्राम में। और जब आप ये काम करेंगे तो ये बनेगा 0.16 kg, किलोग्राम्स। उसके अलावा हमें हाइट बताई गई है सेकंड नंबर पे। वो कितनी है हमारे पास? दैट इज 20 मीटर्स। सो 20 मीटर इज द हाइट। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग बना रहे हैं रिक्वायर्ड की, और मुझे फाइंड आउट क्या करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को सिंबॉलिकली हम लिखते हैं ई के साथ, क्या लिख देंगे? पी। पी का मतलब पोटेंशियल और ई का मतलब एनर्जी। अब चलते हैं कैलकुलेशंस पे। सो कैलकुलेशंस में क्या फॉर्मूला यूज होना चाहिए? सोचें। कैलकुलेशंस तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ही ऑब्वियसली यूज होगा। सो एज वी नो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। m कितना है? 0.16 है। g की वैल्यू 10 है और हाइट हमारे पास कितनी है? 20। आप जैसे ही इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 32। सो 32 जूल्स विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। हमें इस क्वेश्चन के अंदर मास भी गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में हाइट भी गिवन है, और वही दो चीजें यूज करके इजीली हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला mgh। और लास्ट पे यही मैं लिखने जा रहा हूं, कहां पर? रिजल्ट में। तो रिजल्ट की हमने हेडिंग बनाई और हम यहां पर लिख देंगे कि सो क्या फाइंड आउट किया हमें? वी कैन से कि रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज कितनी फाइंड आउट की हमने? 32 joules. This is the answer of this numerical. न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। A 0.14 kilogram ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. एक बॉल है हमारे पास, उसका हमें मास बता दिया गया, उसको हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ अपवर्ड थ्रो करते हैं और वो वेलोसिटी कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। वो कितनी हाइट अचीव करेगी बॉल? आपने बॉल की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लिखते हैं डाटा। सो गिवन, हमें सबसे पहले क्या चीज गिवन है? मास। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं मास यानी m इज इक्वल्स टू 0.14 किलोग्राम, और वेलोसिटी भी गिवन है, उसको v कह लेते हैं, 35 मीटर पर सेकेंड। करना क्या है हमें? चलते हैं रिक्वायर्ड में। रिक्वायर्ड हमें फाइंड आउट करनी है हाइट यानी h। अब यहां पर मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? मूव करेंगे हम कैलकुलेशंस की तरफ। सो कैलकुलेशंस की सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग, कैलकुलेशंस। एक चीज याद रखिएगा, जब आपने एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया
तो स्टार्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी 0, और जब आपने उसे टॉप पे पहुंचा दिया, जब बॉल हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगी तो एक लम्हे के लिए रुकेगी, तो यहां पर पहुंच के उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में आपने बॉल को इतनी वेलोसिटी से फेंका, इट मींस आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दी, वो टॉप पे जाके क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब है टॉप पे पहुंच के सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मतलब यहां पे एक स्टेटमेंट में लिखूंगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, यानी जो हाइट आपने फाइंड आउट करनी है ना, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इक्वल होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कहां पर थी? ग्राउंड पे थी। काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्ट में आपने एक बॉल को एनर्जी दी, वो एंडिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में। तो यही चीज हम यहां पर यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहां से दोनों तरफ से आप क्या करें? मैथ्स को कैंसिल कर दें। वैसे हमें मैथ्स गिवन है, जरूरत नहीं है पुट करने की भी, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। तो यहां से हाइट का एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा, g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी v² डिवाइडेड बाय 2 के साथ आ जाएगा g। वैल्यूज पुट कर दें। v की वैल्यू 35 है, मींस 35 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 35 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 1225 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 10s are 20। तो आप 1225 को 20 पे डिवाइड कर दें, 61.25 मीटर आपके पास क्या निकलेगी? हाइट निकलेगी। 61.25 मीटर्स विल बी द रिक्वायर्ड हाइट, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इसी चीज को मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट में। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड हाइट, रिक्वायर्ड क्या फाइंड आउट की हमने? हाइट कितनी निकली? इज 61.25 मीटर्स। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया वो ये कि हम मैक्सिमम हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनिशियली किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी के। यानी स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने वो कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन में हाइट को फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, मैं सिंपली आपको हल्का सा बता देता हूं। वो आपने प्रीवियस इक्वेशंस ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। वो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। थर्ड इक्वेशन यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है? 35। जब टॉप पे बॉल पहुंचेगी तो टॉप पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो आपको फाइनल वेलोसिटी भी पता लग गई, इनिशियल भी पता लग गई, जी आपको ऑलरेडी पता है, हाइट आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर जी की वैल्यू फिर आप पुट करोगे -10, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपने जी की वैल्यू का साइन बहुत इंपॉर्टेंट जहन में रखना होता है। क्योंकि अपवर्ड फेंके बॉल को, तो अपवर्ड जाते हुए आप जानते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो जी की वैल्यू -10 यूज करेंगे, आपका यही आंसर आ जाएगा जो मैंने अभी सॉल्व किया। अब चूंकि हम ये एनर्जीज वाला चैप्टर कर रहे थे, तो इसी वजह से मैंने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। लेकिन बोर्ड में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इट्स अप टू यू, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लें इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, बस ये जहन में रखना है कि जी की वैल्यू -10 पुट करनी है वहां पर। और दूसरा तरीका ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर लें। यहां पे जरूरत नहीं होती, यहां पे जी की वैल्यू आपने सिंपल पॉजिटिव पुट करके आपने सॉल्व कर लेना होता है। सो दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड एट द हाइएस्ट पॉइंट शी इज 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी एक स्विंग है, बेसिकली झूला है, लेट से जस्ट लाइक अ पेंडुलम। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक मैंने लाइन बनाई और यहां पर वो गर्ल है।
तो लोएस्ट पॉइंट पे उसकी जो हाइट है ना ग्राउंड लेवल से, लेट्स से दिस इज अ ग्राउंड, और वो हाइट हमें बताई जा रही है दैट इज 1.2 मीटर्स। अब जब वो स्विंग करेगी ऑब्वियसली वो इस तरह ऊपर की तरफ जाएगी, लेट्स से वो यहां पहुंच गई। अब यहां पे जो हाइट बता रहा है वो हमें बता रहा है 2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये हाइट हमारे पास कितनी है, 2 मीटर्स। ठीक है, जब वो यहां पे पहुंचेगी तो उस टाइम ये स्ट्रिंग कुछ यूं होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वो हाइट में चेंज आ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये एक लेवल ये है और एक लेवल ये स्टार्टिंग का लेवल था। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये वाली जो हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक, वो कितनी बनेगी, यानी चेंज इन हाइट कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर सिंपली आप फाइनल हाइट 2 में से इनिशियल 1.2 को कर दें माइनस, तो चेंज इन हाइट 0.8 मीटर्स निकल आएगी। अब उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली हाइट चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, पोटेंशियल चेंज हो रही है तो काइनेटिक भी चेंज होगी। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। और करना क्या है, कहता है व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और कहां पर होगी। सबसे पहले लिखते हैं डाटा, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आते हैं गिवन, हमें दो तरह की हाइट बता दी गई है। एक हमें इनिशियली हाइट बताइए, इनिशियल कह लें या हाइट एट द लोएस्ट पॉइंट कह लें या लोएस्ट पोजीशन कह लें। इनिशियल हाइट उसको मैं h1 कह देता हूं, वो कितनी है हमारे पास 1.2 मीटर्स। और फाइनल हाइट वो हमें गिवन है 2 मीटर, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे h2 उसे कह लें, वो 2 मीटर्स है। सिर्फ हमें ये डाटा गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां पर लिख लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी उसको सिंपली मैं v कह लेता हूं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहां पर हाईएस्ट लेवल पे जाके वेलोसिटी हो जाती है जीरो, क्योंकि कोई भी स्विंग है जब वो हाईएस्ट लेवल पे जाता है तो एक लम्हे के लिए रुकता है फिर वापस आता है। तो इसका मतलब है यहां पर वेलोसिटी जीरो है, ये मैक्सिमम तो नहीं है। लेकिन जब वो स्विंग अपनी यहां पर लोएस्ट पोजीशन यानी मीन पोजीशन से गुजरता है और फिर वो दूसरी तरफ जाता है, तो तब उस मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो पहली बात है इस क्वेश्चन में जो उसने पूछा था फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, वो कहां पर होगी, तो उसका आंसर है वो लोएस्ट पोजीशन पे होगी या लोएस्ट पॉइंट पे होगी। अब क्या होगी, कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कैलकुलेशंस पे। तो पहले तो ये मैं स्टेटमेंट लिखूंगा ना, कैलकुलेशंस। तो यहां पर एक मैं लाइन लिखूंगा, एट मीन पोजीशन या एट लोएस्ट पोजीशन या लोएस्ट पॉइंट कह लें, जो क्वेश्चन के अंदर वर्ड बोला था, एट लोएस्ट पॉइंट आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम। और इसी तरह एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एट लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, और इसी तरह मैं लिखता हूं एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और हाइट में भी चेंज आ रहा है। तो ओवरऑल जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं वो ये होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर मैं लिखता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ई के साथ मैं पी लिख रहा हूं, मस्ट बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखें जब आप टॉप पोजीशन से आ रहे होंगे वापसी की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, स्टार्टिंग में हाइट है आपके पास 2 मीटर, और जब आप यहां पर पहुंचेंगे मीन पोजीशन या लोएस्ट पोजीशन पे आपकी हाइट है 1.2 मीटर, तो चेंज इन हाइट आ रहा है 0.8 का। वो यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा mgh2 माइनस mgh1, यानी ज्यादा वाली हाइट में से कम वाले को
माइनस कर दें। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो सिंपल 1/2 mv² होगा, क्योंकि इसमें से अगर आप हाईएस्ट लेवल वाली माइनस भी कर दें 1/2 m इंटू वी कितना है, वो जीरो बनेगा ना हाईएस्ट लेवल पे, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जस्ट 1/2 mv², यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यही कॉन्सेप्ट यूज कर लें, यहां से आप क्या करें, m को और g को कॉमन ले लें, तो ये बनेगा h2 माइनस h1 इक्वल्स टू 1/2 m इंटू v²। अब दोनों तरफ से मैथ्स को कर दें कैंसिल, और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर हमें मैथ्स गिवन भी नहीं है, हम पुट भी नहीं कर सकते, तो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। तो यहां से देख लें, आपके पास आ जाएगा g की वैल्यू 10, और हाइट में क्या करेंगे, 2 में से 1.2 को करेंगे माइनस, मस्ट बी इक्वल्स टू v², और साथ नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसको मैं इधर लाके क्या करवा देता हूं, मल्टीप्लाई। 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई। सो 2 10s are 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मस्ट बी इक्वल्स टू v²। तो ये आपके पास क्या आएगा, 20 इंटू 0.8, ये 16 बनेगा, यानी v² इज इक्वल्स टू 16। और अब आप दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो निकल आएगी 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां पर आपका आंसर 4 भी आ सकता है, और अगर आप इस g की जगह 9.8 पुट करें तो फिर आपका आंसर 3.96 भी आ सकता है, क्योंकि फिर यहां पर आपका 16 नहीं आएगा, वो आपका 15 पॉइंट समथिंग बनेगा, फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो 3.96 आ जाएगा। तो इतनी सी वेरिएशन हो सकती है, दिस इज ड्यू टू द वैल्यू ऑफ g। तो यहां पर नॉर्मली हम अप्रोक्सीमेशन से 10 लिखते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप 10 भी लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, यही लास्ट में लिख दूंगा मैं रिजल्ट में। सो वी कैन से कि सो required final velocity या required maximum velocity will be, required maximum velocity is कितनी निकली, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड ये कहां पर होगी, एट लोएस्ट पॉइंट। यहां पर मैं लिख भी देता हूं आगे, एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट को हम यहां पर मीन पोजीशन भी कहेंगे आगे जाके, जब ये मोशन हम पढ़ेंगे, इस तरह की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, वो हम आगे जाके हायर लेवल्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने ये चीज जहन में रखनी है। मैंने किया क्या, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट में चेंज आ रहा था, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, तो यही काम मैंने किया कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसी चीज को मैंने इक्वल कर दिया जो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, क्योंकि यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एक एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो दूसरी भी चेंज होगी। मतलब अगर एक कम हो रही है, हाइट कम हो रही है ना यहाँ पे, तो फिर दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी एनर्जी क्या होगी, फिर वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने फाइनल वेलोसिटी कह लें या मैक्सिमम वेलोसिटी कह लें, हमने फाइंड आउट कर ली। दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करते हैं। A person pushes a lawn mover with a force of 50 न्यूटन। मैं साथ साथ डाटा लिखता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या गिवन है, 50 न्यूटन का मतलब फोर्स की वैल्यू बता दी गई है। फोर्स यानी F की वैल्यू है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमें एंगल भी गिवन है, यानी विद द हॉरिजॉन्टल विद एक्स एक्सिस आप कह लें, हमें एंगल गिवन है 45 डिग्री। कहता है इफ द मूवर, यानी लॉन मूवर की बात कर रहा है, इज मूव्ड थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। हमें डिस्टेंस की वैल्यू भी बता गई है, दैट इज 20 मीटर, यानी एस की वैल्यू 20 मीटर्स है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच वर्क इज डन, यानी वर्क डन कितना होगा। सो दिस विल बी रिक्वायर्ड। तो यहां पर हम क्या वर्ड लिखेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है वर्क। तो अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन इंतहाई इजी क्वेश्चन है, आपने वर्क डन का जस्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो चलते हैं हम कैलकुलेशंस की जानिब। सो कैलकुलेशंस में सोचें कि वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपके जहन में फौरन आएगा कि एज वी नो कि वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था एफ एस कॉज ऑफ थीटा। इसमें पुट कर दें वैल्यूज, हमें हर चीज गिवन है। फोर्स हमें कितनी गिवन है, 50, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं फोर्स की वैल्यू 50।
डिस्टेंस कितना कवर हुआ 20 और कॉज ऑफ आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें वैल्यूज को पुट कर दें, वो हमने कर दी। अब क्या करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 50 या 50 इंटू 20, ये आपके पास आ जाएगा 1000 और cos 45 कैलकुलेटर से निकलेगा 0.707 और जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 707 और वर्क डन का यूनिट जूल्स। सो यहां पर हमने इजीली वर्क डन को फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो आपने एक ही फॉर्मूला मेन पढ़ा हुआ है, एफ एस कॉस थीटा। हमें फोर्स भी गिवन थी, डिस्टेंस भी गिवन था, एंगल भी गिवन था। तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं रिजल्ट में। सो वी कैन से रिक्वायर्ड वर्क इज 707 joules. This is the answer of this numerical. न्यूमेरिकल 5.9 की बात करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन। हमें वर्क को फाइंड आउट करना है इन टू केसेस। केस नंबर 1 है पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप टू द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग। हमें इंक्लाइंड प्लेन जो है, ये जो डायग्राम गिवन है, इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसी मशीन को कहते हैं जिसका एक हिस्सा नीचे होता है, दूसरा हिस्सा ऊपर होता है। ओके, लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ, यहां पर वर्ड मिसिंग है, वो कितना एंगल है, 30 डिग्री। यहां पर ये कंपोजिंग मिस्टेक है एक्चुअली, वैसे आपकी बुक में 30 डिग्री लिखा होगा विद द हॉरिजॉन्टल। नंबर 2 में क्या कहता है, दूसरा केस है कि लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड। आप सीधा वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर लें फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, यानी सीधा आप एक बॉक्स को यूं वर्टिकली ऊपर की तरफ ले जाएं, तो फिर आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहले तो डाटा लिखते हैं, फिर समझेंगे क्या करना चाहिए। गिवन, हमें सबसे पहले क्या चीज गिवन है, मैस। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैस हमें बता दिया गया 5 किलोग्राम। उसके अलावा हमें लेंथ बता दी गई है इंक्लाइंड प्लेन की। लेंथ के लिए यहां पर मैं एस लिख लेता हूं, डिस्टेंस हम एस यूज करेंगे आगे जाके, दैट इज 10 मीटर्स। और हमें एंगल बता दिया गया, एंगल कितना बताया गया है हमें, 30 डिग्री। हमें करना क्या है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, दोनों वर्क डन है। मैं यहां पर लिखूंगा रिक्वायर्ड में, नंबर 1 हमने क्या करना है, वर्क डन बाय पुशिंग ऑन inclined plane या by pushing the box on inclined plane, इसको मैं कह लेता हूं W1। और इसी तरह दूसरा हमने कौन सा वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड्स, या सिंपल मैं अपवर्ड्स का वर्ड लिख लेता हूं, अपवर्ड्स। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा W2। मतलब दो तरह के वर्क डन हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला जरा क्रिटिकल है कि वो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले केस में क्या हो रहा है कि एक बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और वो जा भी रहा है उसी डायरेक्शन में, लेकिन चूंकि वो इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो इस केस को थोड़ा सा हमें समझना होगा कि मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं। डिस्टेंस तो समझ आ रहा है, 10 मीटर क्वेश्चन में बता भी दिया हमें, हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। लेट्स से ये वो इंक्लाइंड प्लेन थी, यहां पर वो बॉक्स है। अब ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी हमें बता दिया गया, वो 30 डिग्री है। अब यहां पर हम जो बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, वो बॉक्स के वेट के बराबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि बॉक्स का जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वेट की डायरेक्शन मैंने बना दी, ये वेट है, लेकिन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहां वेट के दो बनाएंगे कंपोनेंट्स। वेट के मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉप की और इधर से एक लाइन ड्रॉप की, ये मैंने एंगल बना दिया 90 डिग्री, तो दो कंपोनेंट्स बना लिए, जिसमें ये जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये लाइन आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, यहां पर मैंने एरो डाल दिया, और एक ये लाइन आपको नजर आ रही है, एक एरो मैंने यहां पर बना दिया।
अब अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो याद रखिएगा ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। वैसे ये मैथमेटिक्स में चीजें ज्यादा आती हैं। अब ये एंगल क्यों होगा मैं हल्का सा जल्दी से बता रहा हूं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल, इनके परपेंडिकुलर्स में भी 30 डिग्री होगा। आप कहेंगे सर कैसे? ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर कौन सा मैंने ड्रॉ किया है? बेसिकली ये लाइन, और दूसरी ये नीचे वाली जो लाइन थी ये वाली, इसका परपेंडिकुलर ये बनता है वेट वाली लाइन जो सीधी नीचे की तरफ ही आ रही है, इसी का परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री ही होगा। अब यहां पर ये सिनेरियो होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो एंगल के सामने वाली साइड, ये जिसको थोड़ा मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये क्या होता है? एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब ये कंपोनेंट होगा वेट का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी mg sin थीटा। और ये जो डबल एरो वाला मैंने मेंशन किया ये बनेगा mg cos थीटा। तो अब खुद ही सोच लें यहां पर कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये जो फोर्स है यहां पर इस केस में, वो किसके इक्वल है? क्या वो mg cos थीटा के इक्वल है या mg sin थीटा के? तो आप फौरन कहेंगे सर mg sin थीटा के, क्योंकि f और mg sin थीटा यही एक लाइन के अलोंग बन रहे हैं, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये फोर्स को फाइंड आउट करूंगा। सो चलते हैं कैलकुलेशंस पे। तो ये चीज एक टेक्निकल थी, वैसे आपको ये एक्सप्लेन करने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स टू मूव द बॉक्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और वो किसके इक्वल होगी? mg sin थीटा के। तो यहां पर मैं यही लिखूंगा सबसे पहले, फोर्स टू मूव द बॉक्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और वो फोर्स मुझे यहां पर मेंशन करनी है। सबसे पहले उस फोर्स के लिए मैं F1 का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो किसके इक्वल होगी? mg sin थीटा। बस ये एक टेक्निकल चीज थी यहां पर जो हमने सॉल्व करनी थी। क्वेश्चन के अंदर मैथ्स हमें गिवन है 5, g की वैल्यू हमें पता है 10, और साइन आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां पर साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। 5 10s are 50, तो 1/2 का मतलब 0.5 है बेसिकली। तो 50 इंटू 0.5 मेरे पास फोर्स आ गई 25 न्यूटन्स। अब मेरे पास फोर्स आ चुकी है, अब मैं वर्क डन फाइंड आउट कर लूंगा। सो नाउ वही W1 जो आपने फाइंड आउट करना था इंक्लाइंड प्लेन वाला काम, उसमें बनेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहां पर एंगल यूज नहीं होना, उसकी रीजन है कि क्वेश्चन में जो हम फोर्स की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो यहां पर एंगल इस्तेमाल नहीं होना। तो यहां पर डायरेक्टली F1 इंटू एस। तो फोर्स कितनी निकली? 25 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर्स। तो ये निकल आएगा 250 जूल्स। ये मैंने आपको एक एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन करवाया है। बहुत से टीचर्स एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट यूज करते हैं। वो कहते हैं जब भी यू इंक्लाइंड प्लेन वाला केस हो तो आप फॉर्मूला यूज कर लें FS sin थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? वेट के बराबर यहां पुट कर दें mg, और साथ s है और sin थीटा, तो वही चीज निकलेगी mg sin थीटा। मैंने अभी पहले फाइंड आउट किया था ये वाला फॉर्मूला, mg sin थीटा मैंने ये निकाला था, और उसके बाद मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? s से। आंसर आपका यही निकलेगा, लेकिन वो एक इतना एक्यूरेट तरीका नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है FS sin थीटा डायरेक्टली, और फोर्स वेट के बराबर नहीं होती, आपको पता होना चाहिए इस केस में, इंक्लाइंड प्लेन के केस में। हाँ, जब एक चीज को वर्टिकली अपलिफ्ट करेंगे तो फिर फोर्स हम वेट के बराबर लगा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक्चुअल तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, कि जो फोर्स है वो mg sin थीटा के इक्वल है, ठीक है। और सेकेंडली फिर हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यूज करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। नाउ फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, फॉर वर्टिकल अपवर्ड केस, यानी ये सेकंड पार्ट की बात हो रही है। हमने W2 यहां पर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? यहां पर W2 फाइंड आउट करना है। अब यहां पर क्या होगा, जब आप एक चीज को वर्टिकली अपवर्ड लेके जा रहे हैं, एक बॉक्स को आपने वर्टिकली कहां तक लेके जाना है? हाइट तक लेके जाना है, और वो हाइट कितनी है? वही इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही थी ना। तो यहां पर मैं इंक्लाइंड प्लेन दोबारा बनाता हूं। ये सिनेरियो था हमारे पास, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये लेंथ हमें गिवन थी 10 मीटर। यही क्वेश्चन के अंदर डायग्राम थी, वही मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैंने बॉक्स को वर्टिकली अपवर्ड लेके जाना है टू
हाइट, और हाइट मुझे नहीं पता, और मुझे यहां तक पहुंचते हुए बताना है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए पहले हाइट निकालें, और हाइट निकालने के लिए यहां पर मैं यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्योंकि इसी डायग्राम के अंदर ये एंगल है, एंगल के सामने हाइट जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये 10 मीटर जो आपको नजर आ रहा है ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना बेसिकली जो बन रही है। तो यहां पर मैं यूज करूंगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या बनेगा आपके पास? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 10। साइन 30 होता है 0.5 और 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगी हाइट की वैल्यू 5 मीटर्स। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ये कौन सा यूज किया है? राइट एंगल ट्राइंगल के केस में साइन थीटा का फॉर्मूला फ्रॉम द फिगर, यानी यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन फिगर, जो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है गिवन फिगर, उसी में से ये फॉर्मूला मैंने बनाया। अब हाइट आ चुकी है, अब आप इजीली वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मुझे W2 फाइंड आउट करना है, तो W2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय बेसिकली हाइट है। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं, चूंकि हाइट पे लेके जा रहे हैं तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये वही है, फोर्स इनटू हाइट, फोर्स की जगह वेट आ जाएगा यहाँ पे mg, और साथ हाइट एज इट इज। तो वैल्यूज पुट कर दें, मैथ हमारे पास 5 है, g की वैल्यू 10 है, हाइट मैंने अभी 5 फाइंड आउट की, तो 5 इंटू 10 50 इंटू 5 250 आंसर आ गया। तो 250 जूल्स विल बी द वर्क डन इन दिस केस। अब अगर आप गौर करें ना, तो पहला वर्क डन भी 250 है, दूसरा भी 250 है। ये हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि इस तरह की जो फ्रिक्शनलेस मोशन होती है, फ्रिक्शनलेस केस में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। चाहे आप इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मूव कर लें, चाहे आप वर्टिकली एक बॉडी को अपवर्ड ले जाएं, चाहे कोई और रास्ता फॉलो करें, अगर आपका एंड पॉइंट सेम है ना, एक ही जगह पे पहुंचना है आपने, एक ही लेवल से, ये भी ग्राउंड लेवल है, ये भी ग्राउंड लेवल है, यहां पर भी ये भी ग्राउंड लेवल है, तो फिर आपके पास वर्क डन सेम आता है। बहरहाल उस बहस में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें वर्क डन दोनों फाइंड आउट कर लिए, लास्ट पे मैं रिजल्ट मेंशन कर दूंगा। सो एंड पे लिखता हूं हेडिंग रिजल्ट, हेंस वर्क डन in both cases, work done in both cases is 250 joules। दोनों केसेस में वर्क डन कितना निकल आया? 250 जूल्स आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन टेक्निकल जरूर था। हमने इस क्वेश्चन के पहले हिस्से का वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया फोर्स का, कि फोर्स किसके इक्वल आई? mg साइन थीटा के। वो यूज करके मैंने फोर्स निकाली, उसके बाद मैंने वर्क डन का फॉर्मूला यूज करके वर्क डन को फाइंड आउट कर लिया। और दूसरा हिस्सा बहुत इजी था, लेकिन मुझे पहले हाइट फाइंड आउट करनी पड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा यूज करके, और उसके बाद मैंने वर्क डन को किसके इक्वल रखा? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, क्योंकि हाइट के केस में अब वर्टिकली अपवर्ड लेके जा रहे हैं तो mgh के इक्वल है, वहां से वो वर्क डन भी 250 निकल आया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 10 की बात करते हैं। अ बॉक्स ऑफ द मास 10 kilograms is pushed up along the ramp of 15 meter long with a force of 80 न्यूटन। एक रैंप है हमारे पास जिसकी लेंथ हमें बता दी गई है 15 मीटर। हमारे पास एक बॉक्स है, हमने उसको पुश करके इस रैंप के ऊपर लेके जाना है, यानी टॉप पे पहुंचाना है। ओके, कहता है इफ द बॉक्स राइजेस अप टू द हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी यहां पर वो कितनी हाइट अचीव कर लेता है? ये बेस है जी, तो ये हाइट हमें बता दी गई है 5 मीटर्स। यहां पर मैं लिख देता हूं 5 मीटर्स, और ये जो लेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास है 15 मीटर्स, लेंथ ऑफ द रैंप। ये सारा डाटा आपके सामने मैंने बना दिया। करना क्या है हमें? कहता है व्हाट इज द एफिशिएंसी। पहली बात है इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लें। एफिशिएंसी का मतलब हमने बुक में पढ़ा था आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी। अब भाई यहां पर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? सबसे पहली चीज, जब आप इस सिस्टम को यानी इस ब्लॉक को मूव करवाएंगे इस डायरेक्शन में, तो आप इसको जो भी एनर्जी देंगे वो इनपुट है। एनर्जी गिवन टू दिस ब्लॉक वो इनपुट है, वो वर्क डन इनपुट होगा। उसका क्या फॉर्मूला होगा? वही फोर्स इनटू डिस्टेंस। सेकेंडली,
जब वही ब्लॉक टॉप पे पहुंच जाएगा तो फिर जो उसके पास एनर्जी होगी वो आउटपुट होगी, और वो कितनी एनर्जी होगी, अब वो हाइट पे पहुंच चुका है तो ऑब्वियसली वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यही काम मैं यहां पर यूज करूंगा, इनपुट और आउटपुट निकालूंगा, फिर उन्हें डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल लूंगा। तो पहले लिखते हैं गिवन डाटा। तो मैंने हेडिंग बनाई गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैस। मैस हमें बताया जा रहा है 10 kg। उसके बाद हमें लेंथ ऑफ रैंप, लेंथ के लिए आप बेशक एस का वर्ड इस्तेमाल कर लें या डी का भी कर सकते हैं, दैट इज 15 मीटर। और फोर्स भी बता दी गई है। फोर्स किसके बराबर हमें बताई गई है, 80 न्यूटन्स। और हमें हाइट भी बताई गई है, कितनी हाइट तक आप उसे लेके गए हैं। तो हाइट दैट इज 5 मीटर्स। ओके, हमें करना क्या है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो मैं यहां पर हेडिंग बनाता हूं रिक्वायर्ड की, और उसमें मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा एफिशिएंसी। क्या फाइंड आउट करनी है हमें बच्चे, एफिशिएंसी का ये सिंबल होता है जस्ट लाइक दिस, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो मैं हेडिंग बनाऊंगा कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस में मुझे दो तरह की एनर्जीज चाहिए होंगी, इनपुट और आउटपुट एनर्जी। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूं फॉर इनपुट। इनपुट एनर्जी मैं फाइंड आउट करता हूं, उसको मैं कह लेता हूं W1। अब सबसे पहले ये इनपुट एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं यूज करूंगा वर्क डन का फॉर्मूला कि W1 इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी दिस इज द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द बॉक्स। फोर्स कितनी है 80, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है जी आपके पास 15 मीटर, मल्टीप्लाई करते हैं 1200 जूल्स विल बी द इनपुट एनर्जी, यानी दिस इज द एनर्जी गिवन टू द बॉक्स। अब निकालते हैं आउटपुट। यहां पे लिख देता हूं फॉर आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी के लिए हम W2 का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। और आउटपुट एनर्जी याद रखिएगा, चूंकि आप हाइट पे लेके जा रहे हो तो आउटपुट एनर्जी यानी W2 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। सिंपल, चूंकि आपने एक बॉक्स को हाइट पे पहुंचा दिया और उस हाइट पे पहुंच के उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी उसमें ये हाइट का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होगा, यानी mgh के इक्वल वो एनर्जी है। तो वो क्या बनेगी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर मास गिवन था और वो मास कितना था 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू भी कितनी है 10 और हाइट कितनी है 5, तो ये आंसर आ जाएगा 500। 500 जूल्स क्या निकल आई हमारे पास आउटपुट एनर्जी। ये वर्क डन है अगेंस्ट द ग्रेविटी भी इसे कह सकते हैं, हाइट पे गए हैं। अब आपके सामने है इनपुट भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है, तो आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड करने एफिशिएंसी आ जाएगी। नाउ एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। सो वैल्यूज पुट करें। आउटपुट का मतलब है 500 यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी, और इनपुट का मतलब है 1200, दिस इज अ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, जो हमने फोर्स लगा के वर्क डन किया, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पे ये दोनों जीरो आप कैंसिल आउट कर दें तो 500 को 12 पे डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 41.66 चलता जाएगा। तो 41 पॉइंट हम अप्रोक्सीमेटली 7% इस एफिशिएंसी को लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। सो एंड पे मैं हेडिंग बनाऊंगा रिजल्ट की, और उसमें हम लिख देंगे कि सो एफिशिएंसी विल बी या रिक्वायर्ड एफिशिएंसी विल बी, एफिशिएंसी विल बी 41.7%। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक चीज हमने निकाली इनपुट जो किसके इक्वल थी, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस किया मैंने, और उसके बाद मैंने आउटपुट निकाली जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी, और फिर मैंने आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड किया और मेरे पास क्या चीज निकल आई, एफिशिएंसी आ गई। दैट्स इट। न्यूमेरिकल नंबर 11 की बात करते हैं। अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन्स act on the box to push 5 meter in 15 seconds. Calculate the power. बहुत इजी क्वेश्चन है, डाटा लिखते हैं, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले गिवन
क्या गिवन है हमें? सबसे पहले फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू हमें बताई जा रही है 600 न्यूटन। उसके अलावा हमें डिस्टेंस गिवन है, कितना पुश किया आपने, यानी डिस्टेंस एस की वैल्यू वो हमें बताई गई है 5 मीटर्स, और हमें टाइम की वैल्यू भी बता दी गई है, और वो कितना है 15 सेकेंड्स। करना क्या है, आपने पावर को फाइंड आउट करना है। सो ये हेडिंग मैंने बनाई रिक्वायर्ड, तो यहां पर हम लिख देंगे पावर P। अब हम यूज करेंगे कैलकुलेशंस को, और 2 मिनट के लिए आप सारे सोचें कि पावर का क्या फॉर्मूला यूज होना चाहिए। तो फौरन आपके जहन में आएगा, सर हमने तो पावर का फॉर्मूला जो पढ़ा है वो W/T यानी वर्क डन ओवर टाइम पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्क डन तो गिवन ही नहीं है। हमें फोर्स अलहदा से गिवन है, डिस्टेंस अलहदा से गिवन है, तो भाई आप वर्क डन को ब्रेक कर दें उसके फॉर्मूले में। तो W की जगह लिख दें Fs/T एज इट इज। तो ये अब आपके पास फॉर्मूला बन गया। इसमें तीनों वैल्यूज पुट करें, फोर्स भी गिवन है 600, डिस्टेंस भी गिवन है 5 और टाइम भी गिवन है 15। तो वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स कितनी है 600, डिस्टेंस कितना है 5 और टाइम कितना है 15। आप सिंपल इसे सॉल्व करें। ये 5 3 आर 15, तो 600 को 3 पे डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 200। सो 200 पावर की बात हो रही है, आप इसे वॉट भी लिख सकते हैं, या आप इसको 200 जूल्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट, तो यहां पर हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड पावर इज 200 वॉट। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में फोर्स, डिस्टेंस और टाइम गिवन थे। हमने पावर का फॉर्मूला यूज किया, W/T, W की जगह फोर्स इंटू डिस्टेंस लिखा, और अब तीनों वैल्यूज को पुट किया और इजीली हमारे पास पावर निकल आई। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 12 की बात करते हैं। अ 40 किलोग्राम बॉय रन्स अपस्टेयर 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड। एक बच्चा है, लेट से वो स्टेयर्स के जरिए ऊपर जा रहा है, दीज आर द स्टेयर्स। वो इस तरह ऊपर चला जाता है, जितनी भी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गया, लेट से ये टॉप पे पहुंच गया। ये ग्राउंड लेवल था हमारे पास। कितनी हाइट पे पहुंच गया, उसने बोला 10 मीटर। अब ऑब्वियसली हाइट तो वर्टिकली होती है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और कितनी देर में, 8 सेकेंड्स में। हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो चलते हैं सबसे पहले डाटा गिवन। हम गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मास जो हमें बताया गया 40 किलोग्राम, मास 40 kg। उसके बाद कितनी हाइट पे वो गया, दैट इज 10 मीटर्स, और कितनी देर में ये काम किया उसने, 8 सेकेंड्स। हमें करना क्या है, चलते हैं रिक्वायर्ड में, और इस क्वेश्चन के अंदर भी लास्ट क्वेश्चन की तरह उसने कहा पावर को फाइंड आउट कर लें। पावर मतलब मुझे P को फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम चलेंगे कैलकुलेशंस में। तो मैंने हेडिंग बनानी है यहां पर कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। एज वी नो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम। अब यहां पर वर्क डन कितना होगा, ऑब्वियसली अगर एक बच्चा स्टेयर्स के जरिए टॉप पे पहुंचा है तो उसने कितना वर्क किया है, ऑब्वियसली वो एक हाइट पे पहुंचा है, तो यहां पर जो वर्क डन होगा इस पोजीशन पे वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहां पर मैं वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh लिख रहा हूं, और नीचे टाइम एज इट इज, और साइड पे हिंट भी बता रहा हूं कि इन दिस केस जो वर्क डन है वो कौन सी एनर्जी के इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। मास कितना था 40, जी की वैल्यू 10 होती है, हाइट इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी गिवन है, वो भी 10 गिवन है, पुट कर दें। और टाइम कितना गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर, 8 गिवन था। तो ये क्या बनेगा, 8 5 आर 40, तो बाकी 10 10 आर 100 है, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 500। तो आप सिंपल लिखेंगे 500 वॉट, या 500 जूल्स पर सेकंड भी आप मेंशन कर सकते हैं। यही आपका रिजल्ट होगा जो लास्ट पे मैं हेडिंग बना के लिखने जा रहा हूं।
सो रिजल्ट वी कैन से कि सो रिक्वायर्ड पावर इज 500 वॉट्स। ये आपका रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन का। यानी सिंपली हमने क्या किया, पावर फाइंड आउट करनी थी, हमें मास, हाइट और टाइम गिवन थे। हमने क्या किया, वर्क डन को किसके इक्वल रखा, पोटेंशियल एनर्जी के, और वहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और मेरा इजीली आंसर आ गया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ फोर्स F एक्ट्स थ्रू द डिस्टेंस L। एक फोर्स हमने F लगाई है जिसकी वजह से डिस्टेंस कितना कवर हुआ, L ऑन अ बॉडी। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 2F। फिर हमने अचानक से फोर्स को डबल कर दिया। दैट फर्दर एक्ट थ्रू 2L। उसने फर्दर 2L डिस्टेंस कवर किया। मतलब L डिस्टेंस पहले हो चुका था, उसमें 2L डिस्टेंस और ऐड करेंगे तो टोटल बन गया 3L। ये मतलब है इस बात का। बहुत से लोग इसको गलत पढ़ा देते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत पिक कर जाते हैं, लेकिन इसका असल रीजन यही मैंने आपको बताई है कि पहले डिस्टेंस L है और बाद में फर्दर 2L का मतलब है टोटल 3L हो गया। ऐसे ये 1 में 2 ऐड करें 3 हो गया। स्केच फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना है यहाँ पे, एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क। आपको वर्क डन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कुछ गिवन। हमें क्या चीज बताई जा रही है पहले तो वो लिखते हैं। हमें बताया जा रहा है सबसे पहले फॉर फोर्स F। फोर्स F के लिए जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कितना कवर होता है, डिस्टेंस L। इसी तरह मैं लिखूंगा फॉर फोर्स 2F। जब 2F हमने फोर्स लगाई तो अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना बनता है, डिस्टेंस वो आपका बनेगा L से बन जाएगा 3L, यानी 2L का चेंज आ जाएगा। 2L फर्दर का मतलब यही बनेगा, ये डिफरेंस आपके पास इन दोनों के बीच में 2L का ही बनता है। मतलब L से 3L तक हम पहुंच गए, तो ये कितना बना, 2L बन गया। ये दो चीजें उसने हमें बताई हैं। फिर हमसे पूछता क्या है, वो लिखते हैं रिक्वायर्ड में। रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे यहां पर दो चीजें। एक तो मुझे ग्राफ बनाना है, नंबर 1, और नंबर 2 मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। वर्क का मतलब W। ये दो चीजें मुझे चाहिए। चलते हैं कैलकुलेशंस में, यानी ग्राफ बनाने की तरफ। तो हेडिंग मैंने दी कैलकुलेशंस। अब सबसे पहले मुझे बनाना है ग्राफ, और ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं यहां पर वाई एक्सिस यानी फोर्स वाली लाइन, और एक्स एक्सिस उसके बाद हम बनाएंगे यहां पर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें हम शो करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और अब इसे हम करते हैं लेबल। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं वाई एक्सिस पे, दिस इज फोर्स, बेसिकली फोर्स, और एक्स एक्सिस पे यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब हम बनाएंगे ग्राफ। सबसे पहले हमें गिवन क्या था, हमें गिवन में मेंशन था सबसे पहले फोर्स थी हमारे पास F, और उस दौरान जो डिस्टेंस कवर होता है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं कि फोर्स लग रही है F ही रहेगी, और डिस्टेंस जो कवर होता है उसको हम यहां पर लिख देते हैं L। दिस इज द ओरिजिन, ये हमने लिख दिया F। फिर क्या कहता है, उसके बाद क्या होता है, फोर्स को आपने F से 2F कर दिया, यानी फोर्स को आपने डबल कर दिया। लेट से आप यहां पर पहुंच गए और ये फोर्स कितनी है, 2F। आपने एकदम से फोर्स को डबल किया, लेकिन अब डिस्टेंस कवर होता है फर्दर 2L। तो पहले L ये था, 2L और डिस्टेंस कवर होगा, तो उसको जब हम यहां पर देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे ये वो वैल्यू बनेगी हमारे पास 3L। यहां पर मैं लिख देता हूं 3L। तो ये बेसिकली आपका ग्राफ बनता है। अगर इसे मैं शेड कर दूं तो ये आपका एक्चुअल ग्राफ होगा इस सिनेरियो में, ये जो आपको पिंक कलर में लाइन नजर आ रही है। तो ग्राफ तो हमने बहुत इजीली बना लिया। अब मेन इशू है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो नाउ मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। ये चीज आपने याद रखनी है कि वर्क किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द ग्राफ होगा। उसकी रीजन ये है कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। लेट्स से ये पहले वाले ब्लॉक में देखें तो आप इसका एरिया निकालें,
तो एरिया बनेगा लेंथ एल और विड्थ कितनी है एफ, यानी लेंथ इंटू विड्थ करेंगे एफ इंटू एल, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वही तो वर्क होता है। तो अब वर्क डन के लिए एरिया निकाल लें, तो क्या बनेगा वर्क डन W इज इक्वल्स टू, ये एरिया क्या बनेगा एफ इंटू एल यानी लेंथ इंटू विड्थ। और इसी तरह आप दूसरी वाली रेक्टेंगल, ये जो बड़ी वाली है, इसका भी एरिया फाइंड आउट करें। तो क्या बनेगा, यहां पर L है, यहां पर 3L है, तो L और 3L के दरमियान जो आपका डिस्टेंस बनेगा वो 2L बनेगा। क्या बनेगा 2L बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूं ताकि ये 3L को नीचे लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। ये बना आपका 3L और यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओके। तो ये बनेगा 2L आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। और वर्टिकली देखें यहां से लेकर यहां तक, यानी विड्थ कह लें तो वो बनती है 2F। तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो 2F मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 2L आएगा, वो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं 2F मल्टीप्लाई बाय 2L। ये दूसरी रेक्टेंगल का भी मैंने एरिया बना लिया, तो ये बनता है F इंटू एल प्लस ये 2 2 बन जाएगा 4 इंटू FL। और अब इन दोनों को ऐड करें, ये 4FL है, यहां पर सिंगल FL है, तो ऐड होके बनेगा 5FL। तो ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क डन, जो कि कोई वैल्यू नहीं है, बेसिकली हमें F और L की फॉर्म में डाटा गिवन था, उसी फॉर्म में मैंने रिजल्ट बना लिया। और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं कि हमें चाहिए था वर्क डन, वही मैं लिखता हूं कि सो रिक्वायर्ड वर्क इज 5FL। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, हमें ग्राफ बनाना था, हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया F फोर्स के लिए, L डिस्टेंस, फिर हमने फोर्स को डबल किया तो डिस्टेंस क्या हो गया L से 3L यानी फर्दर 2L डिस्टेंस जो उसने क्वेश्चन में बोला था। और यही डाटा मैंने यूज किया उसके बाद वर्क डन को फाइंड आउट करने में। पहला एरिया निकाला F इंटू एल छोटी वाली रेक्टेंगल का, और बड़ी वाली रेक्टेंगल का 2F इंटू 2L मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपल इज दैट, हमने क्या कर लिया वर्क डन को फाइंड आउट कर लिया, और ये ग्राफ भी आपके सामने है। बहुत से लोग ये ग्राफ गलत मैनिपुलेट कर लेते हैं, गलत बना लेते हैं, प्रॉपर यही ग्राफ है कि सबसे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये बता रही है कि फोर्स F है और डिस्टेंस L कवर हुआ, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये बता रही है कि फोर्स 2F है और डिस्टेंस फर्दर 2L कवर हुआ। So this is totally about the last numerical of chapter number 5.